आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस चौथे भाग में हम बात किस चीज की करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। परंतु वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ने से पहले चलिए एक मजेदार सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंद्रधनुष। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे? दरअसल ये एक तस्वीर है एक पानी की बूंद की। यहाँ पर सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है उसका अपवर्तन होता है। उसके बाद जब रोशनी पानी की बूंद के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकलने के बजाय उसका परावर्तन हो जाता है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा परावर्तन हुआ होगा? अगर आपका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आपका जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई शीशा तो लगा नहीं है और यहाँ पे पानी की बूंद ही है। तो यहाँ पर किरण का अपवर्तन हुआ है, परंतु इतना ज्यादा अपवर्तन हुआ है कि वो वापस से उसी माध्यम में आ गई और इसके बाद यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होता है और पानी की बूंद से जो रोशनी जिस तरफ से आई है उसी तरफ से वापस निकल जाती है, परंतु इस बार उसका स्पेक्ट्रम बन चुका है और वो 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो चुकी है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर इस फिगर को देखिए, अगर आपकी आंखें इस तरफ है तो आपको आगे की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें देखनी है। एक तो जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए, दूसरा जो पानी की बूंद है वो हमारे आगे की तरफ होनी चाहिए, तब जाकर कहीं हमें इंद्रधनुष हमारे आगे दिखाई देगा। और यही कारण है कि इंद्रधनुष इतना कम दिखाई देते हैं, क्योंकि हर समय बारिश तो होती नहीं है और जब बारिश होती है तो जरूरी नहीं है कि जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ हो। चलिए इंद्रधनुष के बारे में एक और खास बात जानते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इंद्रधनुष एक हाफ सेमी सर्कल होता है, यानी कि एक सर्कल का आधा हिस्सा होता है, जैसा यहाँ पर भी दिखाया गया है। परंतु वास्तव में जो इंद्रधनुष होता है वो एक पूरा सर्कल होता है, यानी कि एक पूर्ण चक्र होता है और हमें नीचे से सिर्फ आधा दिखाई देता है। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से या फिर हवाई जहाज से इंद्रधनुष को देखें तो आपको एक पूरा चक्र दिखाई देगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन को समझते हुए। इसको हम कुछ सवालों के जरिए समझेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? अब जाहिर सी बात है कि इस सवाल का उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। परंतु आइए देखते हैं कि ये होता किस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, मानना क्या है ये अर्थ की ही फोटो है और ये है इसका वायुमंडल। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर वायु की काफी सारी परतें हैं, तो वो हमारा वायुमंडल होता है। अब होता क्या है कि हल्की वायु जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, परंतु जो भारी वायु होती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ होती है। तो उससे क्या होता है कि ऊपर एक विरल माध्यम बन जाता है और नीचे एक वायु का सघन माध्यम बन जाता है। अब मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, जैसे कि एक तारा हो गया, तो उससे जब प्रकाश धरती पर आता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं वो विरल माध्यम वाले वायु से सघन माध्यम वाले वायु में आया है, तो यहाँ पर उसका अपवर्तन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले अभिलंब बनाएंगे और क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में रोशनी आ रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और इससे क्या होगा कि जब हम देखेंगे तो हमें तारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसकी वास्तविक स्थिति तो थोड़ी नीचे थी, परंतु हमें तारा थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। उसकी आभासी स्थिति थोड़ी सी ऊपर हो गई है। जितनी भी चीजें धरती से बाहर होती हैं, यानी कि धरती के वायुमंडल से बाहर होती हैं, वो सभी चीजें इसी रीजन से हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। दरअसल होता क्या है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है और जब वो डूब जाता है उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। तो ऐसा भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से है। जैसा हम जानते हैं कोई भी चीज हमें थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, इसी वजह से जो सूरज है वो नीचे डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। ये हमारा अर्थ हो गया और ये उसके आसपास की वायुमंडल और ये हमारा हो गया क्षितिज। अब अगर आपको नहीं पता कि क्षितिज क्या होता है, तो दरअसल अर्थ हमारा गोल है और अगर हम उसके कहीं पे भी हैं तो हमें पूरा अर्थ तो दिखाई देगा नहीं, हम अर्थ के एक कुछ हिस्से को ही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ पर खड़े खड़े अमेरिका को नहीं देख सकते, क्योंकि वो जस्ट हमारे नीचे है। तो इसीलिए अर्थ का जितना भाग हम देख सकते हैं उसके आगे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और धरती दोनों मिल रहे हैं और उसी को हम क्षितिज कहते हैं। जब सूर्य उससे ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज उग गया है और जब सूरज उसके नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज डूब गया है। अब मान लीजिए सूरज यहाँ पर है और इसकी रोशनी अर्थ तक आ रही है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे अर्थ में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की रोशनी थोड़ी सी झुक जाएगी अभिलंब की तरफ और उससे क्या होगा कि हमें सूरज क्षितिज के ऊपर दिखाई देगा
और ऐसा होने के कारण हमें सूर्य 2 मिनट तक ज्यादा दिखाई देगा। यही कारण है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी हमें सूरज दिखता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे अर्थ में वायु की बहुत सारी लेयर है, यानी कि बहुत सारी परतें हैं, तो सूर्य की रोशनी बहुत बार अपवर्तित होती है और इस कारण हमें सूर्य होराइजन यानी कि क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है जबकि वो नीचे होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तो सवाल यही है कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसी सवाल के साथ हम ये भी जानेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं फिर भी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो यहाँ तक तो आप जानते ही हैं कि ये अर्थ है और वायु का सघन और विरल माध्यम है। अब यहाँ पर कोई तारा है, तारे हमसे बहुत बड़े हैं परंतु बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए उनसे सिर्फ एक किरण ही अर्थ तक पहुंचती है और इस एक किरण का बहुत बार अपवर्तन होता है। उससे क्या होता है कि तारे की जो पोजीशन यानी कि जो उसका प्रतिबिंब है वो हर बार बदलता रहता है और इससे क्या होता है कि तारा हमें हर बार थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है और इसी कारण कई बार हम तक उसकी रोशनी पहुंचती है, कई बार नहीं पहुंचती, कई बार कम पहुंचती है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। वहीं पे अगर हम किसी ग्रह की बात करें तो ग्रह तारे से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनके पास तो खुद की रोशनी भी नहीं होती, दूसरी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, परंतु क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा पास हैं तो तारे की तरह उनसे सिर्फ एक किरण नहीं बल्कि बहुत सारी किरण आती है। तो इसी वजह से ये थोड़े से ऊपर तो उठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु क्योंकि इनसे बहुत सारी किरण आ रही है तो अगर 4-5 किरण हम तक नहीं भी पहुंच पाती फिर भी काफी सारी किरण हम तक पहुंच जाती है और इसी वजह से ये टिमटिमाते नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जान चुके हैं। इस वीडियो में हमने बात करी है वायुमंडलीय अपवर्तन की, जहां पर हमने ये जाना कि अर्थ का जो वायुमंडल है उसकी वजह से अपवर्तन कैसे होता है। दरअसल वायु की बहुत सारी परतें बन जाती हैं, कुछ वायु गर्म होती है जो ऊपर की तरफ चली जाती है और ठंडी वायु नीचे रहती है। इसी वजह से ऊपर की तरफ विरल माध्यम बन जाता है जबकि नीचे की तरफ सघन माध्यम बन जाता है और इसीलिए जब भी किसी बाहर में रखे हुए बिंब की रोशनी हम तक पहुंचती है तो उसका अपवर्तन होता है और इसी वजह से वो जहां पर होता है वहां ना दिखकर हमें कहीं और दिखाई देता है। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो आपको 2 चीजें करनी है, पहला आपको पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है और दूसरा आपको पढ़ना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, जिससे कि अगली बार जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे तो आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।